तो आइए आज हम शुरू करने वाले हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स का डिस्कशन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब हम यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले आइए जैसे कि हम एक जनरल एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझने की सबसे पहले प्रयास करेंगे कि व्हाट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं जो H2O है, H2O यहाँ पर सॉलिड और यहाँ पर लिक्विड। वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन 273.15 केल्विन पर वाटर सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में इक्विलिब्रियम में पाया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर at which any substance present in its liquid as well as its solid state in equilibrium, it called its freezing point। तो ये हो गया क्या, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो कि होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। एक बात। अच्छा, अब हमने क्या किया, मान लीजिए हमारे पास ये पानी था, हमने इसमें थोड़ा सा क्या मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया। क्या कर दिया, सॉल्ट मिक्स कर दिया। सॉल्ट मिक्स करने से हमें क्या मिल गया, सॉल्ट सॉल्यूशन मिल गया। अब ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिला है, इस सॉल्ट सॉल्यूशन का मैंने जैसे यहाँ पर मैं यदि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लूँ तो कितना था, 273.15 केल्विन। लेकिन अब ये जो मुझे सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट मुझे मिलेगा ये होगा लेस देन 273.15 केल्विन। हो सकता है ये 271.15 केल्विन हो या 269 केल्विन हो, लेकिन 273.15 केल्विन से हमेशा ये कम होगा। और फ्रीजिंग पॉइंट में आने वाली इसी कमी को ही हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी मिक्स एनी नॉन वोलेटाइल मटेरियल, जैसे सॉल्ट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। When we mix any non-volatile material in a volatile solvent, the vapor pressure, the freezing point of that particular material is decreased, घट जाता है, और इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में आखिर ये कमी कैसे आती है और क्यों आती है, इसको हम ओवरऑल एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट को, ये तो हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में फ्रीजिंग पॉइंट देखा, अब फ्रीजिंग पॉइंट की रियल डेफिनेशन क्या है उस पे हम चलते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर at which vapor pressure of any solvent or solution, vapor pressure of any solvent or solution is in equilibrium with its सॉलिड फेज वेपर प्रेशर। ठीक है, तो किसी एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर किसी लिक्विड, ये मैंने एक लिक्विड लिया और उसी लिक्विड का मैंने कौन सा फॉर्म ले लिया, सॉलिड फॉर्म ले लिया। उसी लिक्विड का मैंने कौन सा फॉर्म ले लिया, सॉलिड फॉर्म ले लिया। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जहां पर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, या फिर इज इन इक्विलिब्रियम, जहां पर किसी सॉल्वेंट के लिक्विड फेस और
वेपर फेज का वेपर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, तो ये तो भैया फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। अब हम समझेंगे आगे चल करके कि फ्रीजिंग पॉइंट में ये जो डिप्रेशन आता है ये किस कारण से आता है। तो आइए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए क्या है, हम इसको एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू समझने वाले हैं। ये मैंने ग्राफ लिया, यहाँ पर प्रेशर, ऊपर जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर राइट डायरेक्शन में जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब मान लीजिए समझते हैं कि एक यहाँ पर आपका एक लिक्विड है जिसका एक पॉइंट T, ये एक T टेम्परेचर है, राइट। T टेम्परेचर पर जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो ये है। क्या है? वेपर प्रेशर ये है। ये पॉइंट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इस टेम्परेचर पर किसी एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पर आने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। तो टेम्परेचर कम करने से हमने देखा कि हमारे लिक्विड मटेरियल का वेपर प्रेशर जो हो रहा है वो क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। हमारे लिक्विड मटेरियल का वेपर प्रेशर टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर में क्या आती है? कमी आती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर घटाने से काइनेटिक एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी कम होने से वेपर मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होना कम होते हैं। अच्छा, तो ये हमारा जो ग्राफ हमको मिल रहा है, ये काय का ग्राफ है? ये जो ग्राफ है ये है वेपर प्रेशर का ग्राफ। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं वेपर प्रेशर कम होते होते यहाँ तक आ जाता है। ओके, एक बात। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हमारे पास इसी मटेरियल का क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है। क्या है? सॉलिड है। अच्छा, सॉलिड का वेपर प्रेशर जो होता है उसमें जो हमें कमी देखनी, जैसे मान लीजिए यहां पर हमें एक सॉलिड मिल रहा है इस टेम्परेचर पर। क्या मिल रहा है? इस टेम्परेचर पर उसी लिक्विड का, सॉल्वेंट का हमें सॉलिड फेज मिल रहा है यहां, और उसका प्रेशर ये है, राइट। अब हमने क्या किया? उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। और इस पॉइंट पर हमारे सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर, दोनों के वेपर प्रेशर यहां पर क्या हो रहे हैं? एक से हो रहे हैं। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या कहा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब इस ग्राफ को यदि आप ध्यान से देखें तो लिक्विड कंडीशन में वेपर प्रेशर में जो डिक्रीजनेस आ रही है वो कम आ रही है, लेकिन सॉलिड कंडीशन में टेम्परेचर घटाने पर वेपर प्रेशर बहुत तेजी से घट रहा है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स प्रॉपर पैक्ड हो जाते हैं, इसलिए कम वेपर बनाते हैं, बट वेपर बनाते हैं, राइट। अच्छा, तो ये अभी हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है? ये वाला है। हम इसको क्या लिखेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट F0 ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट, ठीक है भाई। अच्छा, इसको हटा देते हैं, इसका कोई आवश्यकता हमें नहीं है। ये तो हमने आपको केवल ग्राफ के पॉइंट्स को समझाने के लिए इस्तेमाल किया था। अब नाउ नेक्स्ट थिंग हम क्या करते हैं कि इसी टेम्परेचर पर हमने क्या किया है, यही इसी टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या कर दिया? थोड़ा सा सॉल्यूट डिसॉल्व किया। तो सॉल्यूट डिसॉल्व करने से यहां पर मुझे क्या मिला? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर अब जो यहां था वो वेपर प्रेशर मुझे कहां मिलने लगा? यहां मिलने लगा। अब इसके बाद जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करूंगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर उसी रेंज में कम होगा जैसा इस रेंज में कम हो रहा था, और फ्रीजिंग पॉइंट की रेंज में पहुंचने पर जो मेरा सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? यहां पर ध्यान देना, यहां पर। और जो सॉलिड फेज का सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कहां होगा? यहां पर।
अब फ्रीजिंग पॉइंट कब कहता हूं? जब दोनों वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में होते हैं तो वो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन यहां पर एक वेपर प्रेशर ये है और दूसरा वेपर प्रेशर ये है, तो क्या ये दोनों इक्विलिब्रियम में है? नहीं है। अब इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इक्विलिब्रियम में तब कहलाएंगे जब ये ग्राफ कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो हमने क्या किया, देखो बेसिकली हमारे पास जो वेपर प्रेशर भी ज्यादा है किसका है? सॉल्वेंट का, और इसका वेपर प्रेशर कम है। हम और टेम्परेचर डाउन करेंगे तो ये ग्राफ जो होगा वो और आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर हमको एक नया पॉइंट मिलेगा जहाँ पर हमारा प्योर मटेरियल का वेपर प्रेशर भी कम हो गया और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी उसी रेंज में आ गया। इसको हम बोलेंगे T, यहाँ पर हमने बोला था इसको, जैसे मान लीजिए हमने बोला T नॉट F, और इसको बोलेंगे TF। ठीक है, तो ये जो कमी आई है ये देखिए टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो गया है। पहले जो मान लीजिए टेम्परेचर यदि 0 था तो अब टेम्परेचर कितना हो गया है? -2 हो गया है या -3 हो गया है। तो ये जो कमी आई है इसी को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वैल्यू ज्यादा है ये कम है, तो हम क्या लिखेंगे? T नॉट F माइनस TF इज इक्वल टू डेल TF। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसको समझा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ये ग्राफ था प्योर सॉल्वेंट का, ये ग्राफ था प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का। यहां पर मिल रहे थे ये उनका इनिशियल क्या था? इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट था। अब इसके बाद जब हमने प्योर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया वो डाउन हो गया अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, और हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ से यहाँ मिला। जब घटाते घटाते हम उसके एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचे तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में नहीं थे। इक्विलिब्रियम में ले जाने के लिए हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा और डाउन किया तो ग्राफ यहाँ जाकर मिला, तो ये हमारा नया फ्रीजिंग पॉइंट बना TF। दोनों का डिफरेंस हमने डेल TF लिया है, इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट ऐसा कहा गया कि फ्रीजिंग प्रूफ हुआ कि फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। यदि हमने इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पर साइन आया KF, जिसे कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन मोलर मास B इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA। तो इस तरीके से आपको जो टोटल फॉर्मूला मिलता है, यदि हम इसको भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं डेल T नॉट माइनस डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन मोलर मास B इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल्स में पूछी जाने वाली अलग अलग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। अब न्यूमेरिकल्स में देखिए आपसे क्या पूछ लिया जाता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि टोटल डिप्रेशन कितना आया है, डेल TF की वैल्यू कितनी है। कई बार आपको प्योर सॉल्वेंट का वेपर फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया जाता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया जाता है, तो आपको डेल T नॉट दे दिया, डेल T नॉट F दे दिया जाता है, डेल T नॉट F दे दिया जाता है और TF पूछ लिया जाता है। कई बार आपसे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली जाती है या फिर जो मोलर मास निकल के आता है उसकी वैल्यू पूछ ली जाती है। तो इस तरीके से वैल्यूज को पुट करके आप इनके आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं।